साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ चेक केस और उसको लेकर के जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। डायरेक्टली वी आर कमिंग ऑन द गाइडलाइन। सबसे पहली गाइडलाइन क्या है? स्पीडी सर्विस ऑफ समन। समन्स बेसिकली क्या है? अक्यूज को एक इन्विटेशन है दैट देयर इज अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, यू आर सपोज टू अटेंड द कोर्ट टू आंसर द क्लेम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने भी जो है लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। देखिए, सर्विस और संबंध जो है इतना इजी नहीं है। कई बार देखा गया है कि 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं परिवादी को सर्विस और संबंध कंप्लीट कराने में। नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली परिवादी का। तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट ने कहा अपने वर्तमान फैसले में कि सर्विस और संबंध के लिए जो वर्तमान पैटर्न है उसके साथ साथ 2 नए पैटर्न हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है दस्ती संबंध और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। दस्ती का मतलब क्या है? हाथ में संबंध दे दिए। इसमें क्या होता है कि परिवादी के हाथ में संबंध को जो है दिया जाता है कि आप अपने स्तर पे सर्विस को जो है इफेक्टिव कराइए। चूंकि परिवादी एक इंटरेस्टेड व्यक्ति होता है केस में, तो उसको बहुत पेन होता है, जिस कारण सर्विस को इफेक्टिव करने में वो कुछ भी करता है, पर उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये इन प्रकरण सर्विस जो है मेरी कंप्लीट हो जाए ताकि जो फाइल है वो आगे बढ़ जाए। पर ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ने ये कहा कि दस्ती दीजिए परिवादी को ताकि संबंध जो है सर्व हो जाए आरोपी को। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवादी खुद पहुंच जाए संबंध लेके कि मैं आ गया हूं, आजा बाहर संबंध ले ले। अगर ये प्रोसेस ले लिया परिवादी ने तो अपने आप में ही यह अब्यूज प्रोसेस है। करना क्या है परिवादी को कि जो भी दस्ती संबंध होता है उसमें कंसर्न थाने का नाम होता है। उस थाने पे जाओ, वहां पर मिलेगा कांस्टेबल, उससे मिलो। कांस्टेबल कंसर्न रजिस्टर में डॉक्यूमेंट की जो है एंट्री करेगा और उसके बाद वो साथ चलेगा आपके विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटी। और उसके बाद वो कंसर्न जो संबंध है उनकी सर्विस कराएगा इफेक्टिव, और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको जो है प्रोवाइड करेगा। ये एक स्टेप है जिसको फॉलो करना है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या प्रोसेस है कि धारा 64, धारा 530 BNSS पे निर्भर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स एंड रूल्स मस्ट बी नोटिफाइड। दिल्ली में तो रूल्स नोटिफाइड है, जिसके तहत कोर्ट जो है समन्स को इफेक्टिव करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पर जब भी ये प्रोसेस कोर्ट फॉलो करेगा, ड्यूटी है परिवादी की टू प्रोवाइड द फुल नेम प्लस फादर्स नेम प्लस एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड। दूसरी बात यह है कि वो अक्यूज का ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा, फोन नंबर प्रोवाइड करेगा और व्हाट्सएप आईडी का जो नंबर है वो जो है प्रोवाइड करेगा। साथ में एफिडेविट भी देना है कंसर्न परिवादी को कि डिटेल्स जो है सही है। अगर मैंने मैनिपुलेशन किया या झूठ कहा तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, तो मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। उदाहरण के लिए ए ने कहा कि फोन नंबर है 0011222559B का, जबकि ये फोन नंबर जो है सी का है। ये बात जानकारी में है ए के। इसने क्या किया कि सी का नंबर कोर्ट को दे दिया। इसको लगा भाई क्या मालूम कोर्ट को। अल्टीमेटली समन जो है सर्व हो गए थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पर अपीयर नहीं हुआ बी, क्योंकि बी को तो पता ही नहीं है कि क्या गेम खेला इन्हें। तो कोर्ट ने निकाल दी वारंट, जिसके तहत जो है गिरफ्तार हो गया बी। जब बी कोर्ट में आता है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि जो फोन नंबर दिया गया है वो मेरा है नहीं, वो किसी अन्य व्यक्ति का है। इट इज ऑफ अननोन पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में डिटेल्स जो फर्निश हुई है वो सही नहीं है, दीज डिटेल्स आर फॉल्स। तो ऐसे सिनेरियो में ही विल बी लायबल फॉर द परजुरी एंड प्रोसीडिंग्स कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम एज पर लॉ। क्लियर हो गया? दूसरा प्रोसेस क्या है कि जो भी संबंध जाएंगे
उन पर आप ये मेंशन करोगे कि कंसर्न आरोपी चाहे तो केस का डिस्पोजल करवा सकता है एट द अर्लीस्ट। पर आपसे मेरा मतलब क्या है, कौन मेंशन करेगा? द कंसर्न मजिस्ट्रेट। यह काम परिवादी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के जी एक ऑप्शन दिया जा रहा है आरोपी को कि आप चाहते हैं तो अभी भी निपटारा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करना चाहता है आरोपी, पर देयर माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उस तरह के पैनिक को अवॉइड करने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया गया है। तो समय में लिखा जाएगा कि अगर आप चाहते हैं तो पेमेंट जमा करा दीजिए, अभी भी इस स्तर पे ये केस जो है डिस्पोज ऑफ हो सकता है। कंसर्न आरोपी जो है पेमेंट कर सके, इसलिए कोर्ट की ड्यूटी है कि वो यूपीआई और क्यूआर कोड जो है प्रोवाइड करेगा कंसर्न आरोपी को, सो दैट पेमेंट्स कुड बी डन। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द रूल ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके लिए सेक्शन 147 एनआई एक्ट पे जो है रिलाई किया जाएगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगला नियम क्या है कि हर कंप्लेंट पे एक फॉर्मेट लगा होगा जिसमें सिनॉप्सिस होगा, जिसमें केस के बारे में, परिवादी के बारे में, अक्यूज के बारे में डिटेल्स को जो है फिलअप करना पड़ेगा। ये क्या चीज है, इसके अलग से मैंने कंटेंट जो है लिखा है, आप वहां जाके जो है देख सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट नहीं दिया तो केस का जो फाइलिंग है वो डिफेक्टिव होगा। कोर्ट में आस्क द कंप्लेनेंट टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस सो दैट जो डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई परजुरी जो है किसी भी पक्षकार को कारित ना हो। क्लियर है बात है? एक बार ध्यान रखिएगा कि जब भी परिवाद पेश करते हैं आप चेक में, तो कई बार क्वेरी आती है कि सेक्शन 223 BNSS के तहत नोटिस जारी करना होगा अक्यूज को एट द प्री कॉग्निजेंस स्टेज। उत्तर नेगेटिव में दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो नीड, बिकॉज जो एनआई एक्ट स्पेशल लॉ है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन है BNSS के लागू नहीं। अगर कोर्ट चाहता है किसी केस को तय करना इन द समरी मैनर, तो कोर्ट को कुछ क्वेश्चंस जो है पूछने होंगे टू डिसाइड कि ट्रायल जो है समरी मैनर में करनी है या समन्स जो है ट्रायल करनी है। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि जो चेक आपने दिया है वो जिस खाते का है वो क्या आपको बिलोंग करता है, वेदर इट बिलोंग्स टू यू। क्या आप चेक पे अपने साइन को एडमिट करते हैं? क्या आपने चेक जो है डिलीवर किया परिवादी को? क्या आप ये मानते हैं कि कोई लायबिलिटी है टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट ऑफ योर सेल्फ? अगर आप डिनाई करते हैं लायबिलिटी को, मैं बात कर रहा हूं आरोपी की, तो ऐसे सिनेरियो में उसको बताना पड़ेगा कि चेक का नेचर क्या था। क्या ये सिक्योरिटी चेक है या लोन उसने रीपेड कर दिया है ऑलरेडी और चेक का मिसयूज हुआ है? इसके अलावा चेक का अगर मिसयूज हुआ है मोर स्पेसिफिकली तो वो कैसे हुआ है, जिसके लिए को एजेंट एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। और कोर्ट यही पूछेगा कि आप चाहते हैं कंपाउंड करना या राजीनामा करना। और इसके अलावा कोर्ट के पास जो है पावर है टू प्रोसीड एज पर सेक्शन 143A ऑफ द एनआई एक्ट इन केस अगर इंटरिम मुआवजा जो है देना है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरिम मुआवजा भी रूटीन वे में अवॉर्ड नहीं किया जा सकता। इस तरह के एविडेंस फाइल होने चाहिए टू शो दैट द कंसर्न कंप्लेनेंट इज हैविंग द फाउंडेशन फैक्ट, जिसका खंडन करने में कंसर्न जो आरोपी है वो असमर्थ है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फैसला है ये हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, जो भी चेक के मामले हैं उसमें सर्विस को इफेक्टिव करने के लिए कोर्ट दस्ती और इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो है उपयोग कर सकता है। दूसरी बात यह कि सेक्शन 223 BNSS का बेनिफिट आरोपी को नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्विस है तो परिवादी को देना पड़ेगा अपना एफिडेविट। इसके अलावा जो भी डिटेल्स उसने दी है रिगार्डिंग द एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ऑफ द अक्यूज, वो सही होने चाहिए। अगर वो सही नहीं है, उसमें मिलावट है, मिस मैनिपुलेशन है, ही वुड बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। इसके अलावा
अगर समन्स जाते हैं आरोपी को तो कोर्ट्स पे लिखेगा भाई अगर आप चाहते हैं राजीनामा करना तो आप कर लीजिए, अभी भी आपके पास जो है ऑप्शन है, और कोर्ट जो है अमाउंट को स्पेसिफिक कर देगा समन्स में, और ये अमाउंट जमा करा करके कोर्ट जो है अपने आपराधिक दायित्व से मुक्ति पा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केस का ट्रायल समरी मैनर में करना है या ऐसा समन ट्रायल करना है, जिसके लिए कोर्ट को 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है पूछने होंगे, जो मैंने आपको अभी नोट डाउन भी कराए। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। साथियों, कोई भी क्वेरी है लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज पर माई नॉलेज। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।